पीछे का बता देता हूँ तब तक। हाँ, नेक्स्ट टेस्ट के बारे में ही तो बताया था मैंने, पॉवर्टी या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। और पहले वो चेक कर दूँ बजट वाला टेस्ट में एक बार, गवर्नमेंट बजट का सबका चेक करके दे देता हूँ मैं, फिर बात करेंगे टेस्ट के बारे में। रूरल डेवलपमेंट चल रहा था, एक क्लास हुई थी हमारी। एक क्लास में हमने मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसेस, ये पढ़ लिया था। रूरल क्रेडिट, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अभी 40 मिनट तो है ही, इसके बाद का पता नहीं, ठीक है ना? क्योंकि इससे पहले 1.5 घंटा क्लास चली है अकाउंट की, तो बच्चे थोड़े से थके हुए होंगे, मुझे लग रहा है इसीलिए नहीं आए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, हमने प्रोसेस पढ़ लिया था, रूरल क्रेडिट के बारे में पढ़ लिया था। फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है किसानों को, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है पैसों की ज़रूरत, वो भी हमने बताया था कि अगर हम खेती करते हैं और कोई फसल हमने अ, बो रखी है अपनी, तो उसके रियलाइज़ेशन या उसकी कटाई में जो है वो पीरियड होता है, गैप होता है। उस गैप के लिए हमें वो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती हैं हमारी, वो हमने पूरा डिटेल में जाना था। उसके बाद रूरल क्रेडिट के सोर्सेस पढ़े थे हमने, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में वही मनी लेंडर हो गए, आपके रिलेटिव्स, ट्रेडर एजेंट, लैंडलॉर्ड। और फिर इंस्टीट्यूशनल में अलग-अलग चीज़ें थी, सरकार से ले लो, कोऑपरेटिव बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। और फिर हमने ये भी पढ़ लिया था, प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग में क्या-क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है? इसके आगे से हमें आज शुरू करना है। चलो, इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। जो आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारा है एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, या आप ये कह लो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अभी हमने पढ़ा कि जो किसान है या जो फार्मर्स है या जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व लोग हैं, वो जो पीपल हैं, उनको फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत और रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंस के साथ साथ उनको एक चीज की और बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे एक टर्म आपका आ रहा है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। मार्केटिंग कॉमर्स वाले बच्चे बिजनेस स्टडी में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा चैप्टर है आपका, एक पार्ट बी में बिजनेस स्टडी का जो पार्ट बी आएगा, वहां पे तो मार्केटिंग पूरा पढ़ना है। अभी आप समझ लो क्या होता है फर्क। एक वर्ड होता है सेलिंग और एक होता है मार्केटिंग, इन दोनों में वहां डिफरेंस पढ़ना होगा आपको। सेलिंग का मतलब होता है सामान को बेचना, आपने सामान बेचा, इसको सेलिंग कहते हैं। और जो मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग का मतलब होता है सामान बेचा कैसे जाएगा। मतलब जो मार्केटिंग है वो सेलिंग से पहले और सेलिंग के बाद भी रहता है। सामान बेचने से पहले की जो प्लानिंग है कि कैसे बेचा जाएगा सामान, आखिर कैसे हम सोल्ड करेंगे। और सामान अगर हमारा बिक गया, गुड्स हमारा बिक गया, उसके बाद का भी आगे का प्लानिंग उसमें होता है कि आफ्टर सेल सर्विस हो गई या और भी कोई सर्विस। यहाँ पे फिलहाल वो मैं बिजनेस स्टडी का बता रहा था। इकोनॉमिक्स में हम मार्केटिंग को सिर्फ इतना जानेंगे कि जो फार्मर्स हैं, आखिर वो अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है ना? आप एक गांव में खेती करते हो, आपने वहां पे खेती करी और आपकी फसल भी है ठीक ठाक, आपने बना लिया। अब वो जो प्रोडक्ट आपका है, जो प्रोड्यूस आपका है, वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, उसी को मार्केटिंग कहा जाता है। तो फाइनेंस तो जरूरी था, ये हमने जाना था। फाइनेंस के साथ साथ मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को कंज्यूमर तक आखिर कैसे पहुंचाएगा। तो उसी को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहा जाता है। देखो मीनिंग में एक बार पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है। Agricultural marketing is a process that involve assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agricultural commodities। मतलब इसमें सारी बातें कवर कर ली। ये कह रहे हैं कि उसकी असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और ग्रेडिंग। ये पैकेजिंग, ग्रेडिंग और लेबलिंग, ये सारी बातें बिजनेस स्टडी में बच्चे डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे पूरा टॉपिक और पूरा चैप्टर है ये। अभी फिलहाल मार्केटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और ग्रेडिंग। किसी भी प्रोडक्ट के ये सारे जो प्रोसेस वाले काम मैंने बताए, इसी को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहा जाता है। मतलब आप उसको असेंबल कैसे करो, जब सामान को लेके जाओगे ऐसे तो उठा के नहीं ले जाओगे ना, उसे असेंबल करना पड़ेगा एक जगह पे। स्टोर भी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने सामान बना लिया तो एक बार में तो बिक नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम पीरियड लगता है। तो स्टोरेज के लिए भी आपको चाहिए कुछ ना कुछ।
अब अगर वो गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं है तब तो कोई बात नहीं, आप उसे स्टोर कर लो। अगर वो पेरिशेबल नेचर का है या वो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ठंडी जगह पे रखने की जरूरत है, ठंडी जगह मतलब कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, तो उसके लिए आपको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद सामान को पहुंचाने के लिए आपको रोड और ट्रक की जरूरत पड़ेगी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाएगा आपका। पैकेजिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको पैकेट करना पड़ेगा। फिर ग्रेडिंग, उसमें ग्रेडिंग भी दी जाती है कि ये अच्छा ग्रेड का है, ये थोड़ा कम ग्रेड का है, ये उससे कम ग्रेड का है। जैसे चावल खाते हो ना आप लोग घर में, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं राइस, ये बासमती है, ये बासमती का चूड़ा है, ये उससे थोड़ा नीचे है। ठीक है, तो वो अलग अलग रेट पे मिलते हैं सारे। तो वो ग्रेडिंग करनी जरूरी होती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, जितने भी कॉमोडिटीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ किस किस एरिया में कैसे होगा, ये सारी बातें आपकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जब हमने रूरल क्रेडिट पढ़ा था तो फाइनेंस की तो उनको जरूरत थी, उसी के साथ साथ मार्केटिंग की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें रहती है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की जरूरत हमें पड़ती है। अब आ जाओ थोड़ा आजादी से पहले की कहानी। ये कुछ बच्चे ग्रुप में मैसेज क्यों कर रहे हैं? एक मिनट रुकना। अरे यहाँ पे भी आ गया। एक सेकंड, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था वो कुछ बच्चों का। ठीक है, तो मार्केटिंग की हम बात कर रहे थे। अभी मैं आपको ये बता रहा था गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आजादी से पहले बहुत सारी दिक्कतें थी। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात करूं मैं, सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत है इसमें बहुत ज्यादा, और गवर्नमेंट ने करा भी है। आजादी से पहले की अगर हम बात करें, प्रियोर टू इंडिपेंडेंस, प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स, फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, अब वो ध्यान से सुनना। पहली प्रॉब्लम इन्होंने बताई है आपका मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे वो मैनिपुलेट करते थे। मैनिपुलेट का मतलब है या तो गलत वेटिंग कर देना, अगर मान लो कोई चीज 100 किलो है तो उसको बता देते थे नहीं ये तो 80 किलो ही है। ठीक है ना, क्विंटल में कह लो या तो आप। तो एक तो वेटिंग में दिक्कत कर देना, और उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, क्योंकि वो बेचारा पढ़ा लिखा तो होता नहीं था। तो जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, जो अकाउंट्स पढ़ते हो आप लोग, वो जो अकाउंट्स मेंटेन होते थे उनके साथ छेड़छाड़ कर दी जाती थी। ठीक है, जैसे उसका ड्यू है मान लो 10,000 रुपए, हम उसे कहते थे नहीं 2,000 तो आपको दे दिया था हमने, 8,000 ही ड्यू है। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन होता था बिग ट्रेडर्स के थ्रू फार्मर्स का इंडिपेंडेंस से पहले। उसके बाद लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, उस बेचारे को मार्केट के बारे में आइडिया नहीं होता था कि मेरा प्रोडक्ट कितने का बिकना चाहिए। आज भी है ये हमारी, ठीक है, इसको ये कह लो कि ये चीज आज भी है, पहले तो था ही, बट आज भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। मार्केट इंफॉर्मेशन के बारे में उसको आइडिया नहीं होता था। तो मार्केट इंफॉर्मेशन के बारे में जब आइडिया नहीं होता था तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे वो कम प्राइस पे उससे एक्वायर कर लेते थे और उसे मार्केट में जाके ज्यादा प्राइस पर बेचते थे। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक फोटो वायरल हो रही थी कुछ, वो मॉल में एक भुट्टा बिक रहा था 82 रुपए का, कॉर्न कहते हो जैसे आप, 82 रुपए का भुट्टा, और खरीदते भी हैं लोग। ठीक है ना, वो 2 4 5 रुपए वाली चीज वहां पे पैकेट में पैक करके 82 रुपीज की बिक रही है। ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या है, वो जो बेचारा किसान है उसको पता ही नहीं कि ये मैं 82 रुपए का भी बिक सकता है, तो वो तो 2 4 रुपए में, 1 2 रुपए में बेच देता होगा सामने। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी मार्केट इंफॉर्मेशन के बारे में ना पता होना, और जो प्रिवेलिंग प्राइस है मार्केट में उसकी इंफॉर्मेशन ना होना। और तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है उसकी मजबूरी, उसकी मजबूरी भी होती थी। मजबूरी का मतलब लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। जब मेरे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो फिर तो मुझे बेचना पड़ेगा ना सामने वाले को, ये तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, इससे अच्छा है तो कम प्राइस पे ले जाए। तो जो सामने वाला बिग ट्रेडर्स है उसके पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी होती है, वो कम प्राइस पे खरीदता है और स्टोर करके रख लेता है, और जब उसको जरूरत लगती है तो वो उसे बेचना स्टार्ट कर देता है। तो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी होना जरूरी है। जैसे आप बटर का एग्जांपल ले लो, जब बटर एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो जो उसकी जो मालगाड़ी होती है वो भी कोल्ड वाली होती है, जिसके डब्बे होते हैं वो सारे फ्रीजर होते हैं अंदर, वो बटर उसमें आता है। जब ट्रक में आता है तो वो भी कोल्ड वाला होता है, ट्रक के अंदर भी फ्रीजर होता है उस ट्रक में। मतलब बटर जहां से बना और बन के आपके घर तक आता है तो वो फ्रीज में ही रहता है, फ्रीज के बाहर नहीं रहता, क्योंकि वो फ्रीज के बाहर रहेगा तो खराब हो जाएगा, और आपके घर पे आने के बाद भी वो फ्रीज में ही रहता है, या तो आप उसे खा जाओ उसी टाइम।
या नहीं तो उसे फ्रिज में रखूं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए होती है। एक डेटा यहाँ दिया हुआ है, इवन टुडे मोर देन 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन फार्म आर वेस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज। ये कह रहा है आज के दिन भी 10% से ज्यादा गुड हमारे वेस्ट हो जाते हैं ड्यू टू स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से। तो ये तो क्या थे, प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर। 3 प्रॉब्लम फार्मर्स को फेस्ड होती थी। बिग ट्रेडर्स मैनिपुलेट करते थे या तो उनके अकाउंट्स के साथ या वेटिंग के साथ, जो गुड्स वो उनको बेचते थे उसकी गलत वेटिंग करके बता देते थे। फिर मार्केट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से कम प्राइस पे भी बेचना पड़ जाता था, और स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से भी कम प्राइस पे सोल्ड करना पड़ जाता था। तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत थी यहाँ पर। अब देखो सरकार ने क्या काम करे। सरकार ने नीचे दिया है मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इंप्रूव करने के तरीके बताए हैं। टोटल 4 तरीके हैं, एक एक करके सुनते जाना ध्यान से। पहला है रेगुलेटेड मार्केट। मार्केट को रेगुलेट कर देना जिससे कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके सेलर और ब्रोकर से। जो सेलर और ब्रोकर माल प्रैक्टिसेस करते हैं उनसे फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके लिए मार्केट को रेगुलेट कर देना। रेगुलेटेड मार्केट मतलब गवर्नमेंट के अंडर में है वो, ठीक है ना। जैसे आपके एरियाज में जो मार्केट लगते हैं, यहाँ पे मैं शहर की बात कर रहा हूँ, अगर आप गांव में जाओगे तो वहां भी वो एक मार्केट लगता है, एक मंडी लगती है, वो रेगुलेटेड। ऐसे ही अपनी मर्जी से उठा के नहीं लगा देगा कोई, गवर्नमेंट ने उस मार्केट को रेगुलेट कर रखा है और प्राइस भी वहां फिक्स कर दिया जाता है। तो एक तरीका तो है मार्केट को रेगुलेट कर देना कि एक जगह पे होगा रेगुलेट। इसके बाद दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मतलब रोड, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसको स्ट्रॉन्ग करना। तो सरकार अच्छे रोड बनाए जिससे कि वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है वो अच्छी हो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, लेकिन इसमें भी अभी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है अभी आज के टाइम पर। फिर तीसरा काम है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ये बड़े काम की चीज है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है, जैसे मान लो आप एक गांव के 20 फार्मर हो, आप 20 फार्मर ने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। आप एक गांव के 20 फार्मर हो और 20 फार्मर ने एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना के आप चले गए मार्केट में, मंडी में, और आपने बोला हम एक साथ अपना सामान बेचेंगे, ठीक है। तो अकेले आदमी को ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है सामने वाला। एक साथ ग्रुप में जाओगे तो बार्गेनिंग करने में आसानी होगी और आपको अच्छा प्राइस भी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। उसको कोऑपरेटिव मार्केटिंग कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है मिल्क कोऑपरेटिव का गुजरात में। गुजरात में मिल्क कोऑपरेटिव स्टार्ट हुई थी, वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया कोऑपरेटिव वाला कॉन्सेप्ट। क्यों नहीं हो पाया? 3 कारण है। इन एडिकेट कवरेज, जो मेंबर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो इन एडिकेट कवरेज, उनको पता नहीं होता इसके बारे में। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव, लिंक नहीं बन पाता मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के बीच में। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंट रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंट रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कलेक्टिव आउटपुट बेचा जाता है इसमें। वो किसान बिल के बारे में भी बात कर लेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं। कलेक्टिव आउटपुट का मतलब 20 लोगों ने अपने आउटपुट को इकट्ठा करके बेच दिया। अब 20 के 20 लड़ने बैठ जाएंगे, मेरा इतना था, तुम्हारा इतना था, मुझे इतना पैसा दो, तुम इतना पैसा रखो। तो ये फाइनेंस का मैनेजमेंट ठीक करना जरूरी है, तो वो वहां पे ठीक नहीं हो पाता था। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। और चौथा वाला जो तरीका है, 3 बता दिए मैंने, ठीक है ना। रेगुलेटेड मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में रोड, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी वाला, ये सारी चीजें। और कोऑपरेटिव मार्केट जिसमें कलेक्टिव आउटपुट बेचा जाता था ग्रुप बना के। फिर चौथा है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। सरकार की कुछ पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश की गई थी। तो रहा है बहुत, कोई ड्रिल कर रहा है, मेरे कान में बज रही है। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में पहला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये पढ़ा है 11th क्लास में बच्चों ने, बताओ मुझे, याद दिलाओ क्या होता था कोई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। हाँ, क्या होता था एमएसपी? सर एक फिक्स प्राइस होता था, जैसे किसी गवर्नमेंट वो फिक्स कर देती थी इतने दाम में आपको ये चीज बेचना है डीलर को। नहीं नहीं, वो तो होता था प्राइस सीलिंग। कंफ्यूज हो गए ना तुम। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स के लिए होता था। सरकार उनको
ऑफर प्राइस करती थी। गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको प्राइस ऑफर करती थी कि हम आपसे इस प्राइस पे आपका जितना आउटपुट आप देना चाहो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता था। अगर आपका ये सामान बाहर नहीं बिक पा रहा तो आप हमें बेच देना, हम इस प्राइस पे जितना बेचोगे उतना खरीद लेंगे। उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता था। जैसे व्हीट, राइस और कॉटन वगैरह के केस में होता था। ये जो नेसेसिटी प्रोडक्ट होते हैं, जो नेसेसिटी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए होता था ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। दूसरा है इसमें मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। ये क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है और कब जरूरत पड़ती है इसकी? कोई है आंसर करने वाला इधर? सर हाँ, सर वो बफर बफर स्टॉक। स्टॉक जैसे कि जो हाँ सर बताओ। में जैसे किसानों से जो गवर्नमेंट खरीदते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं, जब कुछ आता है जैसे कि खाद्य संकट वंकट तब उसे यूज करते हैं। जैसे ठीक है, ठीक है, कोटा जो ठीक है, होता है ना रास्ता, ठीक है। ये बताया है इसने, रकीब ने, बिल्कुल सही। जब हमारा सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है तो सरप्लस प्रोडक्शन, जैसे मान लो किसानों के पास प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। आप देखते हो ना, कई बार आप न्यूज में सुनते होगे कि इतना दूध रोड पे बहा दिया किसानों ने अपना, ये फैक्ट क्योंकि बिक नहीं पाया। तो सरप्लस प्रोडक्शन होने की सिचुएशन में सरकार उनसे खरीद लेती है, वो सामान वेस्ट ना हो। ठीक है, मार्केट में मान लो डिमांड नहीं है, सप्लाई ज्यादा हो गई किसी वजह से, मार्केट में डिमांड नहीं है, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो अब जितनी डिमांड है सामने वाला जो ट्रेडर है वो तो उतना ही खरीदेगा ना भाई आपसे, तो वो तो आपका सारा सामान खरीदेगा नहीं। तो अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो गया किसी साल तो गवर्नमेंट खरीद लेती है उसे आपसे, और वो उसे अपना बफर स्टॉक बना लेती है। और शॉर्टेज की सिचुएशन में, जब कभी मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है तो शॉर्टेज की सिचुएशन में उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो, प्याज खरीदने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है सर? सब्जी मार्केट में। एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि प्याज आपको हर जगह मिल रहा होता है, मदर डेयरी जाओ तो वहां प्याज मिलेगा, जहाँ पे दूध मिलता है वहां प्याज बिक रहा होता है। तो वो वही सिचुएशन होती है जब शॉर्टेज की कंडीशन आ जाती है। ब्लैक मार्केटिंग करने लगते हैं ना लोग, जब प्याज के रेट बढ़ने लगते हैं तो उसको होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक में से निकाल के उसे बेचना स्टार्ट करती है। तो बफर स्टॉक बनाना एक तो ये इंस्ट्रूमेंट है। और तीसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, जो राशन की दुकानें होती हैं वो होता है इसके अंदर। ठीक है ना, फेयर प्राइस शॉप जिसे कहते हैं, एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप, जहां पर एक जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको कम रेट पर गेहूं, चावल और चीनी, ये सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती हैं, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वालों को तो बहुत ही सस्ता मिलता है, और अबव पॉवर्टी लाइन के ऊपर वालों को भी मिलता है, उनको थोड़े ज्यादा रेट पे, लेकिन उतने ज्यादा रेट पे नहीं। तो इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, कितनी बातें हो गई यहाँ तक? एक तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है, उसके बाद प्रॉब्लम फार्मर्स की वो, और सरकार ने क्या तरीके निकाले वो, इसको रिमूव करने के, मेजर्स टू रिमूव इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसके बाद और भी तरीके हैं, एमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल, जो अभी आपके रिसेंट बेसिस पे आप अगर देखें तो इसमें एक है ओरिजिन ऑफ फार्मर मार्केट। जो फार्मर है वो अपनी खुद की मार्केट बनाना शुरू कर देते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। छोटी छोटी मार्केट लगती हैं, जैसे मैं कुछ नाम बता देता हूँ, अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, अपनी मंडी के नाम से। फिर हदासपुर मंडी पुणे में, रायदू बाजार आंध्र प्रदेश में, और फार्मर्स मार्केट तमिलनाडु में। ये ऐसी मार्केट्स हैं जो फार्मर्स खुद जाके लगाते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं। मिडल मैन खत्म हो जाता है बीच में, जो मिडल मैन वाला कॉन्सेप्ट है वो गायब हो जाता है, तो ये डायरेक्ट आप कंज्यूमर तक सामान पहुंचा देते हो। एक तरीका है ओरिजिन ऑफ फार्मर मार्केट का। और जो दूसरा है वो किसान बिल के अंदर उसी की बात की गई है, वो पहले से भी चला आ रहा है, अभी मैं किसान बिल के बारे में बता दूंगा। अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं जिसमें हम किसी नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मान लो मैं फार्मर हूं और मेरे पास मल्टीनेशनल कंपनी आती है, कोई भी, मान लो रिलायंस स्मार्ट आ गया मेरे पास, या कोई और आ गया, कोई भी ग्रोफर्स आ गया, जो भी है, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप हमें सामान बेच देना अपना सीधा, फिर हम इसको आगे कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अलायंस हो जाता है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट कई सालों तक होता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ऐसा नहीं होता कि हर साल। तो वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, और उसमें ये वाला पॉलिसी होता है। अच्छा, किसान बिल में दिक्कत क्या है, लोगों को क्यों धरने पे आ रहे हैं वो भी सुन लो। उसके अंदर एमएसपी की बात कहीं भी नहीं की गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
जो अभी मैंने आपको बताया ना कि इतना प्राइस तो मिलना ही चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात उसके अंदर कहीं नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन होने के चांस हो सकते हैं। बाकी मुझे भी पूरा नहीं पता है, मैंने वो बिल पूरा पढ़ा नहीं है। ठीक है, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे, वैसे इतना किसी के पास टाइम नहीं होता, तो बट इतना मुझे जरूर है कि उसके अंदर एमएसपी की बात नहीं है, उस बिल के अंदर, उस लॉ के अंदर कहीं भी एमएसपी नहीं लिखा, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात ही नहीं है। तो इसलिए उस पर इतना बवाल हो रहा है उस बिल के ऊपर कि वो बिल ठीक नहीं है। क्योंकि कल को अगर मान लो कोई कंपनी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और वो उसे एमएसपी भी प्रोवाइड ना करा पाए, तो उसका एक्सप्लॉइटेशन होना पक्का है। बाकी हाँ, एक बात कंफर्म है वहां पे कि फार्मर्स फ्री है अपना सामान कहीं भी बेचने के लिए, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। वो जिसके साथ चाहे कॉन्ट्रैक्ट करना कर सकता है, समझ गए ना? वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि उसको मंडी में जाना होगा और मंडी में मुझे ये आदमी मिलेगा खड़ूस और मुझे उसी को बेचना है सामान, ऐसा नहीं है। वो वहां पे फ्री हो जाएगा, वो जिसको बेचना चाहे उसको बेचेगा। हाँ, प्रॉफिट तो होगा ना, जिसको बेचना चाहे उसको बेचेगा, इसका मतलब प्रॉफिट तो है, लेकिन वो एमएसपी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूरी होता है। अगर कल को मान लो डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तब तो फिर सस्ते में खरीद लेंगे वो लोग, सस्ते में खरीद के स्टोर कर लेंगे, जब डिमांड बढ़ेगी बेच देंगे। तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं फ्यूचर में। मार्केट में डिमांड नहीं है, तो सामने वाला जो ट्रेडर है वो कहेगा डिमांड नहीं है, मैं क्या करूं खरीद के, अच्छा चलो लाओ 50% डिस्काउंट पे दे दो मुझे। तो वो 50% डिस्काउंट पे ले लेगा और रख लेगा अपने पास, स्टोर कर लेगा। उसके पास तो अच्छी फैसिलिटी है, बट फार्मर के पास फैसिलिटी नहीं थी, वरना वो खुद ही स्टोर कर लेता। तो वो स्टोर करके रख लेगा और स्टोर के बाद फिर जब बड़े हुए प्राइस पे वो उसे आगे जब डिमांड क्रिएट होगी तो उसे बेचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये दो तरीके और हैं हमारे। खुद की मार्केट लगा लो, आप खुद का मंडी बना लो और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दो, या नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अलायंस कर लो। बस एक बात मैं और बताऊंगा, फिर नोट्स पे आते हैं। अगला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है, जैसे एक बहुत महान आदमी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसके काफी मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट कभी फेल नहीं हुई। किसी बच्चे को नाम याद आए तो बताना, मैं पता नहीं कैसे मेन टाइम पे नाम भूल जाता हूँ। उसने बोला था कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड मत रहो। ऐसे बहुत से महान लोग बोलते हैं, लेकिन ये बात उसने बोली थी। अरे अंबानी नहीं है वो, ठीक है, कोई वो इन्वेस्टर है, उसका मतलब शेयर मार्केट का बहुत बड़ा जाना माना नाम है वो। ठीक है, उसका इन्वेस्टमेंट कभी भी फेल नहीं हुआ, जहां इन्वेस्ट करा वहां उसने कमाया ही है। ठीक, तो उसका मानना था कि कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है, जो फार्मर्स है वो खेती कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है इनकम के सोर्स को बढ़ा लेना, या तो ये कह लो आप, या अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लेना। तो डाइवर्सिफिकेशन के यहाँ दो पार्ट बता रखे हैं। एक तो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर आप एक चीज की खेती करते हो तो एक की बजाय कई सारी चीजों की खेती करना। जैसे आपके पास एक बहुत बड़ी जमीन है, तो आप वहां पे मान लो सिर्फ गेहूं गेहूं करते हो, या फिर सिर्फ कॉटन कॉटन करते हो, तो इतना ना करके उस लैंड को पार्ट में बांट दो, 4 पार्ट में बांट दो और मल्टीपल क्रॉपिंग स्टार्ट कर दो। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना? अगर किसी एक प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है, दूसरे की तो होगी, दूसरे की नहीं है तो क्या पता तीसरे की होगी। तो लेकिन अगर आप एक ही चीज बनाओगे और उसकी मार्केट में डिमांड नहीं हुई, तो फिर तो आप डूब गए, बर्बाद हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ डाइवर्सिफाई करना। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। ये तो आपका उसी एरिया में रहे आप, आपका काम खेती करना था, अभी भी खेती कर रहे हो। ठीक है, एक डाइवर्सिफिकेशन होता है जो अपने एरिया को ही बदल देना, वो आपका है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। मतलब जो मेन एक्टिविटी है उसकी कुछ अलाइड एक्टिविटीज भी होती हैं। ठीक है, तो उस अलाइड एक्टिविटीज में जब आप डाइवर्सिफाई कर देते हो, तो उसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कहते हैं। मतलब वर्क फोर्स को एग्रीकल्चर से हटाकर किसी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा देना। ठीक है, तो जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा टॉपिक होगा वो हमारा यही होगा, नॉन फार्म एरिया। जैसे मछली पालन, पशुपालन, सुना है ना ये सब, पशुपालन मछली पालन, ये नॉन फार्म एरिया के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, डेयरिंग, डेयरी का जो काम होता है ये नॉन फार्म एरिया के अंदर चला जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये नॉन फार्म एरिया में चला जाता है। तो नॉन फार्म एरिया हमारा अगली क्लास का टॉपिक है। अभी हम इसको देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। ठीक है, नोट्स पे आते हैं।
एक आगे आ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि हमने काफी तो पढ़ ही लिया था इसमें से। यहाँ से स्टार्ट करा था हमने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखो एक बार मीनिंग दोबारा से पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है? एग्रीकल्चरल, बोल्ड करके लिखा हुआ है ब्लैक ब्लैक में। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। फिर आपका प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स, अंदर ना पूरा डिटेल में बाद में पढ़ लेना आप लोग। प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स में मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। Prior to independence, farmers suffered from faulty weighting और manipulation of accounts. Accounts के साथ खिलवाड़ कर देते थे या गलत वेटिंग के साथ उनको मैनिपुलेट करा जाता था। मार्केट इंफॉर्मेशन की कमी होना। Farmers were often forced to sell at low price due to lack of required information on price prevailing in the market. And तीसरा प्रॉब्लम था lack of storage facility. They also did not have proper storage facility to keep back their produce for selling large लेटर एट अ बेटर प्राइस, मतलब बाद में वो बेच सके अच्छे प्राइस पर, उसके लिए उनके पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। 10% से ज्यादा गुड्स आज भी वेस्टेज हो जाता है इस वजह से। फिर नीचे लिखा है देयरफॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम्स नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट ट्रेडर्स। ठीक। फिर आगे है आपका मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये मैंने बताया 4 तरीके, रेगुलेटेड मार्केट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या बताया था? कलेक्टिव आउटपुट बेचते हैं फार्मर्स एक साथ मिलकर। और डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी थी। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो आगे ये दे रखा है डिटेल में सब कुछ। ये रहा आपका रेगुलेटेड मार्केट्स के बारे में पूरा लिखा हुआ है, क्या होता है, डायग्राम भी बना रखा है। फिर आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में वही सारी चीजें, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए, रोड, रेलवे, वेयर हाउस, ये सारी चीजें। कोऑपरेटिव मार्केटिंग जहाँ पे कलेक्टिव आउटपुट बेचा जाता है। फिर डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ये हमने डिस्कस करा था अभी। और इसके बाद है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें राशन कार्ड बनाया जाता है आपका, और राशन की दुकानों से जाके आपको सस्ते रेट पे सामान मिल जाता है। फिर कंक्लूजन लिखा हुआ है कुछ। ठीक है। कंक्लूजन के बाद आपके इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल, जिसमें मैंने 2 बातें बताई। या तो आप खुद की मंडी लगा लो बाजार में जाके, जिसमें आपके कई सारे नाम दे रखे हैं, अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हरदासपुर मंडी पुणे, एंड फिर आंध्र प्रदेश में एक बाजार लगता है, और तमिलनाडु में। और दूसरा है आपका अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी। देखो इसको रीड कर लेते हैं एक बार। सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अलायंस विद फार्मर्स। They encourage the farmers to cultivate from farm product, vegetable, fruit, etc. of the desired quality. They provide them with not only seeds and other inputs, but also assure procurement of the produce at pre-decided prices. It is argued that such arrangement will help in reducing the price risk of farmers and expand the market for farm product. ये कह रहा है, ये एक अच्छी बात है फार्मर के लिए कि पहले से एक प्राइस प्री डिटरमाइंड होता है, उस प्राइस पे हम खरीदेंगे, ये पहले से डिसाइड होता है। मान लो बाद में प्राइस अगर घट जाता है तो फार्मर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है इसमें। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है तो उसे ही बेचना पड़ेगा हमें, उसी आदमी को, और फिर वो उस प्राइस पे खरीद के आगे जाके सेल करते हैं। जो आप मॉल में जाते हो ना, लाल लाल कलर का सेब दिखता है, उसमें स्टिकर से चिपका के आपको चिपका देते हैं, वो 100-150 रुपए में, वो 20-30 रुपए का सामान, वो यही होता है। इनसे खरीदा और फिर वो आपको बेच दिया। फिर ये डाइवर्सिफिकेशन के बारे में दे रखा है पूरा, ये पढ़ लेना, मैंने नीचे फ्लो चार्ट से समझा दिया था आपको। डाइवर्सिफिकेशन का रीजन बता रहा है क्यों जरूरी है, वो मैंने बता दिया। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहोगे तो कभी भी बर्बाद हो सकते हो। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम दूसरा भी होना जरूरी है, ताकि वो बंद हो जाए तो कम से कम ये तो रहे। ठीक है। तो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए ज्यादातर लोगों के लिए, ये बात काम की है। उसके बाद बेनिफिट्स हैं डाइवर्सिफिकेशन के बहुत सारे। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, हाई लेवल ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, पॉवर्टी को खत्म करने में हेल्प मिलती है। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में एक होता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें आप क्रॉपिंग के पैटर्न को बदल देते हो, सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग पे आ जाते हो।
और एक होता है प्रोडक्टिव एक्टिविटी का डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें आप वर्कफोर्स को एग्रीकल्चर से हटाकर दूसरी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा देते हो। ठीक है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया आपका, क्रॉप प्रोडक्शन का दे रखा है नीचे। इसके बाद ये आ गया इधर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, वो नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। ये 5 नाम देख लो अभी पहले। ठीक है, नॉन फार्म मतलब जो फार्मिंग से अलग के एरिया हैं, जैसे उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एलिमेंट हस्बेंड्री, डेयरिंग, हॉर्टिकल्चर और फिशरी, ये 5 चीजें हम जानेंगे, और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसको कल करते हैं। ठीक है, आज छोड़ देते हैं जल्दी, क्योंकि इससे पहले भी 1.5 घंटे क्लास चली है अकाउंट की, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। टेस्ट वगैरह मैं बता दूंगा कब क्या कैसे होगा, अभी पढ़ते रहो पीछे का जितना होता जा रहा है। ठीक है, पहले एक बार थोड़ा इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, कल खत्म हो जाएगा ये। फिर हम मैक्रो स्टार्ट करेंगे, इसके खत्म होने के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे दोबारा। ठीक है, ये 3 चैप्टर हो जाएंगे इस यूनिट के, फिर 3 बच जाएंगे। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक यूनिट खत्म करके फिर इस 3 को पढ़ लेंगे, और फिर दोबारा मैक्रो पे, ऐसे चलता रहेगा दोनों। ठीक है।